नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम क्वेस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल का बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और या फिर प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो हम इस चैनल पे आके आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेली आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा तो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं खुद एक एसएसबी ऑफिसर रह चुका हूँ और साथ ही मुझे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं खुद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाते आया हूँ। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ट्रेन भी किया है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें वन ऑफ द एग्जाम इज बैंकिंग एग्जामिनेशंस। बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंडिया के टॉप 100 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको लाइव पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लाइव अनअकैडमी प्लस पे जुड़ते हैं तो आप हमारे साथ सारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनअकैडमी पे रन हो रहे हैं उन सभी को आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही काफ़ी सारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं जो कि टोटली फ्री होते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से जाके और यहाँ पे आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है बैंकिंग एग्जाम। अगर आप अपना एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बैंकिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट योर गोल एज बैंकिंग एग्जाम। और आप एक से ज़्यादा गोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर रहता है। प्लस इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जितने भी फैकल्टी लाइव यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उन सभी के वीडियोज आपको फ्री देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ वीडियो फ्री होते हैं और कुछ पेड सब्सक्रिप्शन भी है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, बैंक एग्जाम क्वेस्ट, आप वो भी अटेंड कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले 24 मंथ्स 24 महीने का जो इसका सब्सक्रिप्शन पैकेज है उसका कॉस्ट है 6,480 रुपये। तो ये 6,480 रुपये जो है ये तब पड़ता है जब आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं विच इज़ लोकेश। और इसके साथ अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका कॉस्टिंग रहेगा 5,400 रुपये। और ये भी कॉस्ट तभी आएगा जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे। इसका एक्चुअल कॉस्ट 6,000 है और इसका एक्चुअल कॉस्ट 7,200 है। लेकिन जैसे ही आप हमारा कोड अप्लाई करेंगे यू विल गेट योर टोटली थिंग विल बी इन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हम बात करेंगे अबाउट द प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन ऑफ आईबीपीएस क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, सुनिएगा कैसे करेंगे। तो देखिए, ये दे रहा है ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 16 मिनट एंड बी कैन फिल द टैंक इन x मिनट। ए जो है आपके एम्प्टी टैंक को 16 मिनट में भर देता है और बी उसी टैंक को x मिनट में फिल करता है। साथ ही साथ सी जो है एक एम्प्टी पाइप है जो कि 12 मिनट में टैंक को खाली करता है। इसके साथ ये कह रहा है ए बी सी तीनों मिलके टैंक को 34 से ही 2/7 मिनट में भरते हैं। देखिए 34 से ही 2/7, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो ये निकलता है 240/7। 34 7 होता है 238 प्लस 2 240/7। एक बात याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आपका समय आता है तो इस केस में जो न्यूमरेटर होता है दोस्तों, आपको ये आपका न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को हमेशा टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी मान लिया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो डिनोमिनेटर होता है आपका, दिस इज योर एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी योर एफिशिएंसी और जो ये न्यूमरेटर है दैट विल बी योर टोटल वर्क और टोटल कैपेसिटी। क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अभी इसने आपको हिंट दिया है कि तीनों मिलके टैंक को फिल कर रहे हैं, यानी फिल करने की कैपेसिटी ओवरऑल ज्यादा होगी। तो दोस्तों हम क्या कर सकते थे, ये 240 हम अपना टोटल कैपेसिटी मान सकते हैं, तो इसके थ्रू हम इनकी सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल सकते थे। कैसे? देखिए 16 को अगर मैं 240 से डिवाइड करता हूं तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा 15 लीटर, यानी ये 1 मिनट में 15 लीटर फिल करेगा। बी का डिवाइड करना नहीं है, हमें पता नहीं है। 12 का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यानी ये 20 लीटर खाली करेगा और ये तीनों मिलके 7 लीटर फिल करेंगे। तो इसका कहने का सेंस ये दोस्तों, ये ए और बी मिलके जितना भी टैंक भरेंगे इसके मुकाबले 7 लीटर ज्यादा टैंक भरेंगे। तो सी कितना खाली कर रहा है, 20 लीटर, और ये तीनों मिलके टैंक कितना भर पा रहे हैं, 7 लीटर, यानी ये दोनों मिलके टैंक कितना फिल करेंगे, 27 लीटर। ठीक है, अब इसमें से ए कितना फिल कर रहा है, 15, यानी बी कितना फिल करेगा, 12 लीटर। तो बी का एफिशिएंसी 12 आएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तीनों टैंक की जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है वो 7 लीटर निकल के आ रही है
और ये जो सी टैंक है ये 20 लीटर खाली कर रहा है, यानी जो भरने की कैपेसिटी है वो खाली करने के मुकाबले 7 लीटर ज्यादा होगी। तो यानी ए और बी मिलके 27 लीटर फिल करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो 27 में से 20 माइनस कर देंगे, यानी ये 7 बैठ जाएगा। तो यानी ए का एफिशिएंसी हमारे पास ऑलरेडी 15 आ चुका है, तो यानी बी कितना फिल करेगा? 12 लीटर। तो बी का एफिशिएंसी अगर मैं 12 रखता हूं तो डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये बन के आता है 20 लीटर, सॉरी 20 मिनट, ठीक है ना। तो इसका एफिशिएंसी 12 लीटर था, 12 का डिवाइड कर दिया जाएगा 240 में, तो इसका आंसर निकलेगा 20 मिनट, 20 मिनट। तो आंसर इज 20 मिनट्स। क्लियर? ओके, हैव यू गॉट दिस? आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है ट्रेन ए having a length of 180 meter crosses the platform thrice of its length in 36 seconds। ठीक है, तो देखिए ट्रेन ए का जो लेंथ दिया जा रहा है वो है 180 मीटर का, और ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है जिसका लेंथ 3 गुना है किससे? ट्रेन के मुकाबले। यानी प्लेटफॉर्म का जो लेंथ निकलेगा दोस्तों, लेंथ और प्लेटफॉर्म जो रहेगा दैट विल बी 180 इंटू 3, यानी 540 मीटर। देखिए जब प्लेटफॉर्म और लेंथ क्रॉस होते हैं तो दोनों का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है वो दोनों के लेंथ का एडिशन होता है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यानी ये टोटल जो डिस्टेंस निकलेगा दोस्तों 180 प्लस 540 निकल के आएगा, यानी 720 मीटर। आगे, और ये ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर रहा है? 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो देखिएगा, समझना, स्पीड क्या होगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 720 का है। टाइम कितना लग रहा है? 36 सेकंड लग रहा है। तो यानी ट्रेन का जो स्पीड निकलेगा वो 20 मीटर पर सेकंड होगा। ट्रेन का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा। अगर किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करूं तो मल्टीप्लाई करना होता है विद 18/5 से, यानी ये निकल के आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, तो ये ट्रेन ए का स्पीड निकल के आ जाएगा। फिर ये कहता है ट्रेन बी हैविंग द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी का जो स्पीड है दोस्तों वो गिवन है आपको 63 किलोमीटर पर आवर, और वो एक आदमी को क्रॉस करता है 8 सेकंड में। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको स्पीड पता है और टाइम भी दिया है। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी एक ट्रेन किसी मैन को, किसी पोल को क्रॉस करती है तो खुद का लेंथ कवर करती है। तो इससे आप लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकाल सकते थे। कैसे? तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या होगा? तो देखिए लेंथ बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसका स्पीड है 63 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 इंटू 8, ठीक हो गया। क्रॉस करते हैं तो ये 9 से डिवाइड होगा 2 बार, ये जाएगा 7 बार, उसे ये जाएगा 4 बार, तो ये बन के मिलेगा आपको 140 मीटर। तो यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो निकल के आएगा दैट विल बी 140 मीटर। आर यू गेटिंग दिस? ये पार्ट क्लियर रहा? ये चीज समझ में आ गई है आप लोगों को? आगे बढ़ू नेक्स्ट। इसके बाद ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी आपको समय निकालना है। किसका समय निकालना है? जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे। देखिए टाइम बराबर होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आपको दोनों का लेंथ चाहिए होता है। ट्रेन बी का लेंथ हम निकाल चुके हैं 140, ट्रेन ए का लेंथ हमें दिया गया था 180, दोनों का मिला के लेंथ कितना हो जाएगा? 320 मीटर। स्पीड, अब ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में दोस्तों हमेशा स्पीड माइनस होती है, जो भी आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो आपस में माइनस होगी। तो यानी इन दोनों की स्पीड कितनी निकलेगी? तो देखिए इसकी स्पीड जो हमने निकाली थी ए की 72 थी, और इसकी स्पीड 63 है किलोमीटर पर आवर में। तो यानी इनकी स्पीड का डिफरेंस क्या होगा? 9 किलोमीटर पर आवर होगा। तो डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, 18 ऊपर चला जाएगा, 9 से 18 कट होगा 2 बार, 5 से ये चला जाएगा 64 इंटू 2 यानी 128 सेकेंड। दैट वुड बी माई आंसर। तो हमें अपना आंसर मिल जाता है 128 सेकेंड। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते चले जाना था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 6,000 एंड 12,000। ए और बी दो दोस्त हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इनके इन्वेस्टमेंट दिए गए 6,000 और 12,000। तो मैं इसका इन्वेस्टमेंट 6 और 12 मान लूँ, 1000 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर सम मंथ, कुछ महीने के बाद ए बिजनेस छोड़ देता है। तो मान लीजिए बी ए जो है वो बिजनेस में एक्स मंथ रहा होगा, ठीक है, यानी एक्स मंथ के बाद उसने बिजनेस छोड़ दिया, तो यानी ही वॉज इन द बिजनेस फॉर एक्स मंथ। और एट द सेम टाइम सी ऑल्सो ज्वाइन, उसी समय पे सी ने भी ज्वाइन किया, और उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 7,000। तो इसका इन्वेस्टमेंट 7 ले लेता हूं, और ये उसी समय आया है, यानी ये बिजनेस में कितने महीने रहेगा?
देखिए इसने लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी आपका बिजनेस 1 साल का है, तो अगर ये एक्स मंथ था ए, तो ये एक्स मंथ के बाद आया है, यानी सी बिजनेस में कितने महीने रहेगा, 12 माइनस एक्स रहेगा। ठीक हो गया। तो वो कहता है इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया गया 18, 48 और, ठीक हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। अब इसने पहले में क्या पूछा है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ए लेफ्ट द बिजनेस, कितने महीने बाद ए ने बिजनेस छोड़ा, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करें, इन दोनों का, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आपको पता है, रेशियो भी और वैल्यू भी, इधर रेशियो अननोन है, वैल्यू पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए 12, ये जो है ये भी 12 महीने रहेगा, सॉरी ये भी 12 इंटू 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 महीने रहेगा पूरे बी। तो अगर 12 से मैं 48 को डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो ये जाएगा आपका 4 बार, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे ये भी जाएगा 3 बार, तो 3 इधर, 3 3 9, यानी वैल्यू ऑफ एक्स जो निकल के आएगा 9 होगा। तो यानी ए बिजनेस में कितने महीने रहा, 9 मंथ। आर यू गेटिंग दिस? आगे बढ़ता हूँ। फिर ये पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड यानी इस रेशियो का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम पिछली इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे, फिर बार लिख देता हूं मैं एक बार, ए बी, ए को हमने कितना लिया था 6x माने थे, अब x की वैल्यू निकल चुकी है। b कितना लिया था 12 इंटू 12, और c कितना लिया था 7 इंटू 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स की जगह मतलब मैं इसको 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 9 निकाल चुके हैं, तो 12 माइनस 9 3 होता है। इसके बाद रेशियो दिया है तो 18, 48 और, देखिए हम इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ मैं 7 12 माइनस एक्स ये हटाई चुका हूँ, ये 7 इंटू 3 लिया जाएगा। क्लियर है, शॉर्ट करते हैं, फिर से वही तरीका रहेगा, 12 से 48 गया 4 बार, 4 से 12 गया 3 बार, ये 3 को कट कर देगा, यानी z की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों आपकी 7। वैल्यू ऑफ z विल बी, क्लियर आया क्या समझ में? तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, 2 मार्क के लिए पूछा गया था, छोटा केसलेट बना दिया था। आजकल इस तरह के छोटे छोटे केसलेट 2 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन के बहुत बार देते हैं, और इनमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं जनरली वो एक पार्टनरशिप रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, टाइम एंड वर्क रहता है, टाइम एंड वर्क पे भी ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस पे भी बनते हैं, और प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये 4 मेजर ऐसे टॉपिक है जिनको ये टच करते रहते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। ठीक हो गया, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है अ कंटेनर कंटेन्स 96 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी आपके पास एक कंटेनर है इसमें मिल्क और वाटर भरा हुआ है, और इसकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 96 लीटर, और इसके अंदर वाटर कितना प्रतिशत है 35%। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अगर वाटर 35% है यानी मिल्क 65% होगा, इससे इन दोनों का रेशियो निकाला जा सकता है, विल बी 13:7। करेक्ट हो गया, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो जो आएगा वो 13 और 7 का होगा। आगे बढ़ता हूं, फिर ये कहता है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, तो इसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, यानी मिक्सचर बच कितना गया 76 लीटर बच गया। अब इसको मैं 13 और 7 में बांटता हूँ, 13 और 7 कितना होता है 20, डिवाइड करिएगा तो ये जाता है 3.8, यानी मिल्क का क्वांटिटी कितना निकलेगा 13 इंटू 3.8, और वाटर कितना निकलेगा 7 इंटू 3.8। कर दीजिए, 13 8 104, 4 लिखा 10 कैरी, 13 3 39, 39 और 10 यानी 49, तो ये निकलेगा 49.4। वाटर का मल्टीप्लाई करूंगा 7 8 जा 56, 6 लिखेंगे 5 कैरी, 7 इंटू 3 21 और 5 26, तो ये 26 पॉइंट। क्लियर है? अभी ये कहता है इसमें 10 लीटर का मिल्क मिलाया गया और 16 लीटर का पानी मिलाया गया, इसमें मिल्क मिला दिया 10 लीटर और पानी मिला दिया 16 लीटर। तो कहता है बताइए फाइनल या रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क और वाटर का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट यानी फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए फाइनल मिक्सचर बनाएगा, बना लेते हैं, 26 और 6 42, तो ये बनेगा 42.6, 49 और 10 तो ये बनेगा 59 पॉइंट। तो इन दोनों के डिफरेंस की बात की जा रही है। तो अगर मैं 14 में से 6 गया यानी 8, 18 में से 8 में से 2 गया यानी 6 और 1, आंसर आएगा 16 पॉइंट। ये इसका एक तरीका हो गया, इसमें हम पूरा एकदम डिटेलिंग में गए हैं। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए मिल्क और वाटर दिया है, इनका रेशियो 13 और 7 है, ये तो बहुत क्लियर है। इसके बाद 96 लीटर मिक्सचर था, उसमें से 20 लीटर निकाल दिया आपने, तो यानी मिक्सचर रह कितना गया 76 लीटर। तो 76 लीटर में मिल्क और वाटर का डिफरेंस हम सीधा बता सकते हैं। मिल्क और वाटर में रेशियो वाइज डिफरेंस 6 का है, 7 और 13 20 होता है, तो 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ दैट बिकम 3.8।
3.8 इंटू 6 कितना होगा? तो देखिए ये निकल के मिलेगा 8, 4 कैरी और 18, 22.8 का मिलेगा। यानी मिल्क और वाटर में जो डिफरेंस है रिमेनिंग मिक्सचर में वो कितना है? 22.8 है। अब आपने क्या किया, इसमें 10 लीटर मिल्क मिलाया और 16 लीटर पानी मिलाया, तो यानी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। यानी जो रिजल्टेंट डिफरेंस है वो 6 से और कम हो जाएगा, यानी रह कितना जाएगा? 16.8। आपको आंसर मिलेगा 16.8 लीटर। राइट आंसर विल बी 16.8 लीटर। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये कहता है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इज इन द रेशियो ऑफ 12:11। यानी फादर और मदर दो दो लोग हैं, इनके रेशियो का जो एज का जो रेशियो है प्रेजेंट एज का वो 12 और 11 का है। इसके बाद ये कहते हैं 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर्स दिस रेशियो बिकम 15:14। तो इनका जो रेशियो है 12 साल बाद कितना हो जाता है? 15 और 14 हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, रेशियो में कभी भी इक्वल वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, कभी भी रेशियो में इक्वल वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है तो इनके बीच के डिफरेंस कांस्टेंट रहने चाहिए। जैसे 12 और 11 है, इसका डिफरेंस 1 है। 15 और 14 में भी डिफरेंस 1 ही है, तो यानी ये डिफरेंस तो कांस्टेंट ही है। अभी 12 से जब 15 आ रहे हो, ये कितने नंबर से बढ़ रहा है? 3 से बढ़ रहा है रेशियो वाइज, लेकिन एक्चुअली कितना बढ़ा था? 12 ऐड किया 12 साल बाद, तो डिवाइडेड 12, यानी आंसर मिलता है 4 साल। कॉमन फैक्टर विल बी 4, इनको 4 गुना कर देता हूँ, इससे आपको फादर और मदर की प्रेजेंट एज मिल जाती है 48 एंड 40। समझ में आ गया? आगे और ध्यान से समझना। फिर ये कहता है एज ऑफ फादर इज 20 ईयर मोर देन हिज सन। फादर का जो एज है 20 साल ज्यादा है, यानी सन का एज इससे 20 साल कम होगा। 48 माइनस 20 यानी सन का एज कितना आ जाएगा? 28। और जो एज ऑफ मदर है ये 22 साल ज्यादा है डॉटर से, यानी डॉटर जो है 22 साल छोटी है, यानी डॉटर की एज क्या होगी? तो मदर की एज कितनी है? 44 है, माइनस 22 करना होगा, यानी डॉटर की एज 22 आ जाएगी। तो ये कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर। तो सन और डॉटर का प्रेजेंट एज कितना होगा, सम कितना होगा? तो 50। फिर आंसर इज 50 ईयर्स। ठीक हो गया? तो यानी सन और डॉटर की प्रेजेंट एज का जो सम रहेगा दैट विल बी 50 ईयर्स, 50 साल। क्लियर है दोस्तों? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था और ये लिटरली सेम टू सेम क्वेश्चन आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में इस साल पूछे गए थे। ओके, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है बोट टेक्स सेम टाइम टू कवर डी किलोमीटर डिस्टेंस वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम। तो एक बोट अपस्ट्रीम जाती है, इसको सेम समय लगता है, यानी टाइमिंग इज सेम। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? डी, दिया नहीं है। अपस्ट्रीम का स्पीड, तो अपस्ट्रीम स्पीड जो होता है दोस्तों यू माइनस वी होता है। ठीक हो गया? इक्वल टाइम लेती है कितना? डी प्लस 2 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो यू प्लस वी हो। ठीक हो गया? तो ये इक्वेशन आपकी बन रही है। इसके बाद ये कहता है इफ स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट का अगर स्पीड यानी यू की वैल्यू अगर 18 है, यानी ये 18 लिया जाए, तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के निकलेगा 18 माइनस वी एंड डी प्लस 2 अपॉन 18 प्लस। अगर हम इसको क्रॉस वगैरह कुछ भी कर दें, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आपके पास दो अननोन वैल्यू है, डी भी अननोन है और वी भी अननोन है, ये दो अननोन वैल्यू है आपके पास। तो याद रखिएगा सिंगल इक्वेशन से कभी भी दो अननोन वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको सॉल्व करने से सिंगल इक्वेशन ही बनेगी। तो इसके लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, अगर वो देते थे तो डेफिनेटली वी कुड सॉल्व इट, लेकिन इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी इसका आंसर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यानी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? समझ में आया कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक? और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है, कुछ चीज अनक्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव यू आंसर। ठीक? आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन। यहां क्या दिया गया है? मेंसुरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। मेंसुरेशन काफी सारे बच्चों को ट्रबल करता है, लेकिन सिंपल होता है दोस्तों। अगर आपको फॉर्मूले सिक्वेंशियली पता है तो आपको मेंसुरेशन इतना तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, इसको पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहां दिया है बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 1/3 लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस जो है स्क्वायर का 1/3 है। आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड है ए, तो इसका 1/3 है, यानी a/3। करेक्ट हुआ? इसके बाद ये कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 1764 जो होता है ये रूट होता है 42 का, यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है साइड ऑफ स्क्वायर इज 42 और इसका 1/3 कितना होगा? 14, यानी इसका बेस आ जाएगा 14 का। ठीक है? एंड ये कह रहा है हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 5% लेस देन द बेस, यानी आपकी ट्राइंगल की जो हाइट है ये इसके 5% कम है।
देखिए 14 का 5% कितना होगा 0.7, यानी ये निकल के आएगा 13 पॉइंट। क्लियर? तो ये निकल के आएगा 13.3 मीटर। आगे बढ़ता हूं। ये कहता है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल दिया जा रहा है, इसका ब्रेथ कितना है 25 सेंटीमीटर रखा है, एंड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ। तो लेंथ जो है 30 हो जाएगी। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया और राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का डिफरेंस बताना है। देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो काफी सिंपल है, 30 इंटू 25 ये बनाएगा आपका 750। ये समझ में आया? इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना था 14 था, और इसका हाइट कितना निकल के आया 13.2 से 14 गया 7 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 सत्ते 21, 1 2 कैरी, 13 सत्ते 91, 91 और 2 93। ये निकल के मिलेगा आपको, कुछ गड़बड़ हो रही है? ओहो सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ये 1/3 लेस देन था यार, सॉरी सॉरी, ये 28 आएगा। 1/3 लेस देन था, ये 28 आएगा, और ये इसका 5% है, यानी ये डबल, ये 26.6 बन जाएगा। मुझे लगा कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। ठीक है, सॉरी यार, तो वापस एक बार सॉल्व कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 28 का था, और हाइट कितनी है 26.6। 2 से 28 जाएगा 14 बार, 14 इंटू 6 अगर आप देखेंगे 84, 4 8 कैरी, 14 इंटू 6 अगेन 84 और 8 92, 2 9 कैरी, 14 दूनी 28 और 9 ये बनता है 372. यानी इसका एरिया निकल के आएगा 372.4। डिफरेंस ले लीजिएगा। तो 750 से अगर मैं 372.4 माइनस कर दूँ यानी 0.6, 9 में से 2 गया यानी 7, और 14 में से 7 गया यानी 7, और 6 में से 3 मिलेगा 377.6। क्लियर है दोस्तों? आर यू गेटिंग दिस? ओके, थोड़ा सा यहाँ गलती ये ले लिया था हमने, 1/3 ले लिया था, तो ये 1/3 लेस देन था, ठीक है, यानी 2/3 लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग दिस? ये सेम क्वेश्चन, ये सभी 8 क्वेश्चन जो मैंने कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में पूछे गए थे दोस्तों, और ये आपको एक अच्छा आइडिया दे देता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर बीइंग देयर इज माय सेशन। ये मेरा कोड है दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं, डेली लाइव सेशंस मेरे 5 बजे होते हैं, शाम को 5 बजे मैं डेली लाइव सेशंस लेता हूँ ऑन अनअकैडमी प्लस। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। अभी जो प्रेजेंटली मेरा कोर्स चल रहा है वो चल रहा है एसबीआई पीओ से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय ये कोड लगाना मत भूलिए, लोकेश इज माई कोड। ओके, और ये नया चैनल है तो आप सभी का रिक्वेस्ट, हमको सपोर्ट रिक्वायर्ड रहता है, डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड हो या कोई नया वीडियो आने लगे, लाइव नोटिफिकेशन आपको इसकी मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल पे। हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर।